हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन आई थिंक। लास्ट वीडियोस हमने जो बनाई हैं वो म्यूचुअल फंड के ऊपर बनाई हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितने फंक्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो आप लोगों को सभी को बताए हैं। और म्यूचुअल फंड में मेनली तो एनएवी का रोल बहुत होता है, तो नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको। आज हम आपको नेट एसेट वैल्यू होती क्या है म्यूचुअल फंड में और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि म्यूचुअल फंड में एनएवी को कैलकुलेट किया जाता है, तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू इन म्यूचुअल फंड एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑफ एनएवी। मतलब हम एनएवी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मैं बता दूं, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू अपॉन नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन। तो नेट एसेट वैल्यू जो निकलती है, नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब एनएवी निकलती है आपकी। अब हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड फंक्शन करता है और उसकी एनएवी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। स्टेप 1 में आप सिप के जरिए मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टेप 2 में, अब स्टेप जो 3 है उसमें म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जमा हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, 1 2 3 4 मैंने दिखा रखा है इसमें। ये सभी इन्वेस्टर जो हैं उसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं सिप के थ्रू। अब जो एसेट है वो एक, जब टोटल एसेट जमा हो जाती है किसी के पास, वैसे तो म्यूचुअल फंड हर 3 महीने में एसेट को कलेक्ट करके एक एक कंपाइल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है और हर 3 महीने में वो इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि हर महीने आपने 5,000 की ईएमआई दे दी तो 5,000 की ईएमआई वो एकदम लगा देगा, नहीं। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड में उनके इन्वेस्टर्स हैं वो 3 महीने तक पैसा कलेक्ट करते हैं और 3 महीने के बाद पैसा लगाते हैं। 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट मिलता होगा वो ले लेते हैं। ठीक है। अब जो आपकी एसेट है वो आती है फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर जो है, स्टेप 4 में फंड मैनेजर जो है आपका, वो सारी एसेट को कलेक्ट कर लेता है हर 3 महीने में। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करता है वो स्टॉक्स में। स्टेप 5 में जैसे मैंने आपको बता रखा है, स्टॉक में, प्रॉपर्टीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, मनी मार्केट में, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है आपका एसेट का। ठीक है। अब साल या 2 साल के बाद जब मार्केट ईपर जाएगा, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट बढ़ते हैं, मनी मार्केट के रेट बढ़ते हैं, तो आपका टोटल प्रॉफिट जो होता है वो आपको शेयर कर दिया जाता है ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है एसेट जो है, स्टेप 4 के साइड में मैंने बना रखा है एक एसेट जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट मनी एंड टोटल प्रॉफिट। इसको हम एसेट बोलते हैं। अगर हम एसेट की बात करें तो क्या है, इन्वेस्टमेंट मनी एंड टोटल प्रॉफिट इज कॉल्ड एसेट। तो जैसे मैंने आपको बताया, एसेट, इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मनी एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड एसेट। तो अब हम मेथड करेंगे एनएवी कैलकुलेशन का। ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट आपने सपोज करा एसेट में 4 करोड़ रुपीस एंड प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, तो आपका 5 करोड़ एसेट हो गया। ठीक है। अब जो फंड रनिंग करते हैं उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ मतलब जैसे कि फंड मैनेजर के अंडर में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी हो गई, टैक्सेस हो गए, ये सभी आपका लगा के हम मान लेते हैं 14 लाख रुपया आपका पर एनम आपका जो लाइबिलिटीज़ आती है इस फंड को रनिंग करने में। इस फंड को रनिंग करने में 14 लाख की लाइबिलिटीज़ आती है। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने साइड में बना रखा है, इन्वेस्टमेंट आपकी 4 करोड़ रुपीज़ हो गई, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 1 करोड़, तो एसेट हो गई आपकी 5 करोड़ रुपीज़। लाइबिलिटीज़ टोटल एक्सपेंशंस जो आपके हो गए 14 लाख रुपए। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो आपके रन कर रहे हैं मार्केट में, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के, तो वो 1 करोड़ म्यूचुअल फंड हैं जो आपके रन कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ यूनिट्स हैं जो रन कर रही है। ठीक है। तो एनएवी कैलकुलेट करेंगे हम, एसेट माइनस लायबिलिटीज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। सपोज करो मैंने दिखाया आपको 5 करोड़ का हमारे को बेनिफिट है, 14 लाख का हमारे को लाइबिलिटीज़ है और 1 करोड़ के हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट है, तो 3.5 इसकी एनएवी निकल के आ जाएगी।
3.6 NAV निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से मेथड होता है NAV कैलकुलेशन का। क्या NAV के अकॉर्डिंग चूज म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग NAV, क्या हमें म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग NAV के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए? एक सपोज करो, मैंने एग्जांपल दे रहा, कैक्स कंपनी का NAV 306 रुपीज़ है, वाई का NAV 100 रुपीज़ है और जेट का NAV 18 रुपीज़ है। तो विच वॉज द बेस्ट NAV फॉर बाइंग म्यूचुअल फंड? तो क्या आपको लगता है कि 306, 100 या 18 रुपये में किसको बाय करना चाहिए? इनमें से किसी को बाय नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको नोट कर लीजिए ये चीज़, NAV बेस पे आपको म्यूचुअल फंड नहीं बाय करना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, म्यूचुअल फंड का ट्रेंड देखना है। क्योंकि अगर आपका म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स और इन सब चीज़ में पैसा लगा होता है मनी मार्केट में, तो आपको सबसे पहले तो मनी मार्केट का हाल लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड जा कहाँ रहा है हमारा, 3 और 5 ईयर्स का इसका चार्ट लेना पड़ेगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको नहीं बाय करना है, चाहे इसका NAV कुछ भी हो। NAV बेस नहीं कर चलना है आपको, है ना। तो NAV बेस में ये होगा कि अगर सपोज करो आपने कोई म्यूचुअल फंड डाउन ट्रेंड में है, आपने बाय कर लिया 10 रुपीज़ में, और साल भर के बाद वो उसकी NAV हो जाता है 20 रुपीज़, तो आपको 10 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाता है। तो अब आप 1 या 1.5 साल के बाद एग्जिट भी कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि NAV की बेसिस पे, या HDFC का NAV 355 रुपये आया है तो आप उसको NAV पे इन्वेस्ट कर देंगे और फिर देखेंगे नहीं कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट है, और मार्केट डाउन जाएगा तो आपका NAV भी डाउन जाएगा और फिर आप फंस जाएंगे म्यूचुअल फंड में। वैसे तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पर मैं ये बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। उसका ट्रेंड देखना पड़ता है आपको लास्ट 3 या 5 ईयर्स का, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ओके बाय।